साझा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अहम, संवेदनशील विषय पर बातचीत करेंगे और विषय है भारत कितना सुरक्षित है भारत। आप सभी जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है और उसकी पूरी जो वर्ग क्षेत्र है वो है 32,87,263 किलोमीटर। इतना बड़ा वर्ग क्षेत्र है हमारा देश का, और दुनिया का क्षेत्रफल के हिसाब से, भौगोलिक दृष्टि से वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के हिसाब से पहला और क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां। इतने बड़े देश की सीमाएं भी बहुत देशों से मिलती हैं, मैं उसका डिटेल आपको बताऊंगा। ऐसे देश में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उसकी सीमाएं सुरक्षित हों। इसलिए आज हम, और अभी कुछ ऐसी घटनाएं हमारे देश में हुई, पहलगांव की घटना हुई जहां इन्फिल्ट्रेटर आकर के हमारे 26 नागरिकों को मार के चले गए। बांग्लादेश से बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, हमारी सीमा वहाँ भी सुरक्षित नहीं है, ऐसा मानते हैं लोग। चिंता है, सरकार को भी चिंता है, लोगों को भी चिंता है। इसलिए ये बड़ा मौजूद विषय है कि भारत कितना सुरक्षित है। इससे पहले कि मैं अपने प्रतिभागियों से बातचीत करूं और उनका पहले उससे परिचय कराऊं, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर की पूरी का पूरा हमारा देश का क्षेत्रफल है। उसमें जो हमारी तटीय सीमा है वो है 7,516.6, जो समुद्र तट से लगी हुई है सीमा। और हमारे देश में कई देशों के साथ हमारी सीमाएं मिलती हैं, लगती हैं। उसमें मुख्य है चीन, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल। यानी इतने देश की सीमाएं हमारे देश की सीमाओं से लगती हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल बताता हूँ कि हमारे देश की बांग्लादेश से ऐसा सबसे बड़ी लंबी सीमा हमारी लगती है। कुल मिला के 4,096.7 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। उसके बाद सेकंड नंबर आता है चीन का। चीन के साथ हमारा बॉर्डर है 3,488 किलोमीटर का बॉर्डर। उसके बाद है पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर का, और सबसे कम जो है वो है हमारा अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा लगती है, वो है 106 किलोमीटर मात्र। और हमारी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए कौन सी एजेंसियां काम करती है, इसके बारे में मैं आपको एक दो शब्द बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी जो हमारे देश की सीमा सुरक्षा के लिए बनाई गई है एजेंसी, उसका नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी सीमा सुरक्षा बल। 1965 में जब जंग हुई थी पाकिस्तान के साथ, तब ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन हुआ था, और उसमें उस वक्त मात्र 25 बटालियन थी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। बाद में संख्या बढ़ करके हो गई 193 बटालियन हो गई, और बाद में 16 बटालियन इसमें और जोड़ी जाने की बात थी, शायद अब तक जुड़ चुकी होगी। अब आप जानना चाहेंगे एक बटालियन में कितने जवान होते हैं, तो एक बटालियन में लगभग 1,000 जवान होते हैं। तो कुल 2,70,000 जवानों के साथ हमारे 6,726 किलोमीटर की सीमा, इतने जवान हमारे तैनात हैं सीमा के अंदर में। इसके बाद जो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के बाद कुछ एजेंसियां और है जो हमारी सीमा की रक्षा करती है। उसमें एक प्रमुख है आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, और उसके बाद एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल। तो ये मैंने आपके सामने में एक पिक्चर रखी हमारे देश के बॉर्डर की, जिन बॉर्डर को लेके हम महसूस करते हैं कि भारत कितना विराट देश है, कितने बॉर्डर्स हमारे यहाँ, कितने देश की सीमा लगी हुई हैं। इसलिए भारत में सुरक्षा जो है अपने आप में एक बहुत अहम सवाल रहता है, अहम प्रश्न होता है। और आप जानते हैं भी हाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई बांग्लादेश से, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर से हुआ। जब बांग्लादेश में गड़बड़ी शुरू हुई, लोग आए गए, इन्फिल्ट्रेटर्स आए हैं, खुद सरकार ने कहा है बहुत बड़ी संख्या में इन्फिल्ट्रेटर आ गए। यही नहीं बल्कि अभी पहलगांव में जो 22 अप्रैल को घटना घटी, पाकिस्तान से लोग आ करके हमारे 26 नागरिकों को मार के चले गए, तो पूरे देश में एक चिंता हुई है कि भाई हमारे जो बॉर्डर इतने सारे हैं, कौन सा कहाँ से। इसके पहले आपको पता ही है बम्बई पर अटैक हुआ था, उसमें कई लोग मारे गए थे, कई लोग आए थे,
हमने सबको मार गिराया, एक को बाद में फांसी भी हुई। ये सारी घटनाएं आप जानते हैं। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत की सीमाएं जो हैं उनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल रहा है हमेशा भारत सरकार की तरफ से, और देश के लोगों को भी चिंता रही है। खासकर जो बॉर्डर स्टेट्स में रहते हैं उनके लिए ये बहुत अहम सवाल होता है कि वहाँ से बॉर्डर से लोग जो आ जाते हैं। इस पर हम बातचीत करने के लिए कि हमारी सीमाएं कहाँ तक सुरक्षित है, यानी हमारा देश कहाँ तक सुरक्षित है, हमने 3 बहुत ही विशिष्ट व्यक्तियों को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। सबसे पहले मैं आपसे उनको रूबरू करूं, आपसे उनका परिचय कराऊं। एकदम दाएं बैठे कर्नल राजीव श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं। ये सैन्य अधिकारी हैं और अच्छे विश्लेषक भी हैं। उनके पास ही बैठे श्री राम नारायण झा, ये साहित्यकार हैं, कवि हैं, लेकिन सीमा सुरक्षा के बारे में इनकी अपनी काफ़ी जानकारी है। और शेष में बैठी हैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर विभा समझदार, ये एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर हैं और प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी सुरेंद्रनाथ कॉलेज में। उनके साथ साथ मैं आपको इनके बारे में बताऊं कि अभी इसी वर्ष में उनको बेस्ट एनसीसी ऑफिसर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था और प्रतिरक्षा मंत्रालय के डिफेंस सेक्रेटरी कमेंडेशन की तरफ से इनको पुरस्कार किया गया। ये बहुत महत्व की बात है। हम सब उनके लिए उनको बधाई देते हैं और हम सबको गौरव है कि ऐसी एक महिला हमारे बीच में बैठी हुई है। आइए हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं कर्नल राजीव श्रीवास्तव से। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे ताज़ा टीवी में इससे पहले भी कई बार आए हैं। जब भी कहीं कुछ असुविधा होती है, सीमा पर झगड़े होते हैं या भारत पर कोई आक्रमण करता है, आप हमारे बीच में आते हैं, हमारे दर्शकों को बहुत सी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये जो अभी सीमाओं को लेकर के चिंता हो रही है हमारे देश में, उससे कहाँ तक आप वाकिफ रखते हैं और क्या है, कैसी हमारी सुरक्षा, क्या हम लोग सुरक्षित मानते हैं अपने देश को? क्योंकि अभी जो पहलगांव का बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, इसके पहले RDX में 40 हमारे जवान मारे गए थे पुलवामा में। इस प्रकार कई घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि शायद हम बहुत सुरक्षित नहीं हैं। सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, लेकिन हम जो आम लोग हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि हम कहाँ तक, उनको क्या सूचना देना चाहेंगे, कितने सुरक्षित हैं? श्री कर्नल राजीव श्रीवास्तव सर, धन्यवाद सर। आपने बहुत ही सामयिक और बहुत महत्वपूर्ण विषय को चुना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत के 4 तरह के बॉर्डर्स हैं। उनका जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से हम देखें 4 तरह के बॉर्डर हैं, क्योंकि आपने जो बात की उससे मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। एक तो है इंटरनेशनल बॉर्डर, जिसमें बॉर्डर पिलर्स लगे हुए हैं। दोनों देश जो है, 2 देशों के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जिसका हमारा बांग्लादेश का आपने जिक्र किया 4096 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ, म्यांमार के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, राइट। तो ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, दोनों देशों के बीच में आपसी समझौते के मुताबिक वहाँ बॉर्डर पिलर लगे हुए हैं, वहाँ पेट्रोलिंग होती है। वहाँ हम लोगों ने अब पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ और कुछ कुछ जगहों पर अब म्यांमार के साथ भी, जो बर्मा था पहले, हमने वहाँ पर अब फेंसिंग शुरू की है। फेंसिंग अकेले में, ये जो कांटे का जो हमने जो लगाया, कटीले तार लगाए हैं, वो अकेले ही संभव ये नहीं है, पूर्ण नहीं है अपने आप में। उसके पीछे BSF देनी पड़ती है। अब उसके पीछे गार्ड मैं बताता हूँ उसके बाद। तो एक तो IB हो गया। दूसरा, पाकिस्तान के साथ हम 3 तरह की बॉर्डर शेयर करते हैं। एक तो है इंटरनेशनल बॉर्डर, दूसरा है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है 1965 और 1971 के बाद हुआ। और तीसरा है AGPL। अब सियाचिन का जो मसला है, उसमें एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन हम लोग बोलते हैं, वो उसका इंटरप्रिटेशन, उनकी जो व्याख्याएं है, दोनों देशों में, पाकिस्तान और हमारे बीच में मतभेद हैं और वहीं पर हमारी झड़पें होती हैं। विश्व का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र जो है वो सियाचिन है, जिसमें हमारी सीमाओं को रेखांकित करती है AGPL, राइट। उसके बाद अब आ जाता है चाइना तो नहीं बोलेंगे, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन, बिकॉज हम एज ए फौजी हम लोग कभी चाइना को बोलते ही नहीं, वो तो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन है। तो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन के साथ हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, राइट। तो IB जहां जहां पर है, IB है और जहां पर हमारे पास कोई ज्यादा आपस में कोई मतभेद नहीं है, और ये जो वो जो आप सारी जितनी आप बता रहे हैं, जितनी भी तरह की आप संगठन बता रहे हैं, उसकी अभी व्याख्या मैं फिर दूंगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं, मतलब हमारे गृह मंत्री जो हैं, गृह मंत्रालय जो है उसके इंचार्ज है। दैट मीन्स BSF जो IB पर ऑक्युपाइड है, वो आपने असम राइफल करके एक यूनिट है जो बांग्लादेश, जो हमारी हिंदुस्तान और म्यांमार के बीच में लगी हुई है, राइट। तो
उनका एक हो गया। आईटीबीपी उनका नाम में निहित है, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, और एसएसबी जो भी है वो भी चाइना के साथ अपने तिब्बत के साथ लगे हुए हैं। ये सारी जो 4-5 ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको गिना दिया, ये सारे के सारे एमएचए में आते हैं। अब जहां कॉन्टेस्टेड है, जहां पर युद्ध की संभावना बनती है, जहां झड़प की संभावना बनती है, वहां आर्मी, आपकी आर्मी वहां लगी हुई है। वो हाई एल्टीट्यूड एरिया, जैसे सियाचिन से ले लें, आप लाइन ऑफ कंट्रोल में ले लें पाकिस्तान के साथ, राइट। आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन के साथ है, वहां पर फौज है। क्योंकि इंटरनेशनल कानून, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है, वो आपको बताता है कि हमारे सरहदों पे जहां पर कोई झगड़ा नहीं है, वहां फौजी कॉम्बैट पोटेंशियल, मतलब अपनी लड़ाई की क्षमता को नहीं बढ़ाएंगे। और लड़ाई की क्षमता इसलिए नहीं बढ़ाएंगे, वहां पर आप ऐसे लोगों को देंगे जो फौजी नहीं है, असैन्य लोग हैं। तो ये लोग फौजी नहीं है, लोग पुलिस। दैट्स व्हाई आप देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, असम राइफल, ये फौज नहीं है, फौज की तरह ही है, अपने आप को मानते हैं। जो फौज नहीं है वो हम लोग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के नाम से उनको जानते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करते हैं। दैट इज पॉइंट। नाउ अब आपने कहा कि हम चुनौती और हमारे को जो ये है मुकाबला है, उससे हम कितनी सक्षम है। तो सबसे पहले बता दूं, वसुदेव कुटुंबकम। आप जो पिछले 4-5 सालों की इतिहास को देख रहे हैं, रशिया और यूक्रेन का युद्ध 4 साल से ज्यादा, इजराइल और हमास का युद्ध 2 साल से ज्यादा, अभी हमने एक युद्ध लड़ा, वो था आपका ऑपरेशन सिंदूर, हमारा और पाकिस्तान के बीच में। पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया हम लोगों ने। उसके बाद जून महीने में आपने देखा इजराइल और ईरान का युद्ध, और अब धीरे धीरे ये जो आर्क है वो हमारे पड़ोस में आ गई है। आपने देखा होगा थाईलैंड एंड कंबोडिया। और झगड़ा किस बात का? एक शिव मंदिर को लेकर है। एक शिव मंदिर को लेकर कंबोडिया बोल रही है मेरा है और थाईलैंड बोल रहा है हमारा है। तो धीरे धीरे जो युद्ध, जो जहां हॉटस्पॉट बोलते थे, वो हॉटस्पॉट जहां युद्ध की परिस्थितियां बनती थी, धीरे धीरे हमारे पास आ गई हैं। दैट इज पॉइंट 1। इसमें भारत के पास क्या चुनौतियां हैं, उसके पहले आप थोड़ा सा वेरी संक्षेप में समझ लें कि पहले जो हम लोग टीवी के सामने, आप ही के टीवी के सामने, हमारी ताजा टीवी के सामने बैठ के हम लोग जो प्रोग्राम देखते थे, उसमें से एक तीर ऐसे चल रहा है, एक तीर ऐसे आ रहा है। रामायण में और महाभारत में वो तीर वाला जमाना नहीं। अब जो लड़ाई है युद्ध तीरों से नहीं, अब वो जमाना शायद गोले और टैंक का भी नहीं रह गया। आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर में जो आपने सभी ने देखा, भारतीयों ने देखा, 7 मई से लेके 10 मई तक के बीच में जो आपने ऑपरेशन सिंदूर, एक भी भारतीय सेना इधर से उधर नहीं गई। लेकिन उन्होंने जो 7 तारीख को डिस्ट्रक्शन किया, जो उन्होंने नुकसान अपने दुश्मनों को पहुंचाया, और फिर 10 तारीख को जो उनके 11 जो एयरफोर्स के जो उनके जितने विमान उड़ने की जगह थे वो तोड़ा गया, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर जो हमला किया गया, ये बड़ा अभूतपूर्व था। इसका मतलब क्या है कि जो युद्ध का प्रारूप है वो बदल गया। नेचर ऑफ वॉर जिसको बोलते हैं, ये कंप्लीटली चेंज हो गया है। तो पहले में जहां पर आपने देखा होगा 1857 का हमारा वीर सिपाही, जो हमारा मंगल पांडे थे, उनके पास वो हथियार थे जहां ऊपर से गोलियां भरी जाती थी, वो पहला था। जहां एक फायर करता था, फिर दूसरा जाता था, दूसरा तीसरे जमीन के ऊपर, उनमें बहुत ज्यादा लोग मारे जाते थे। उसके बाद विश्व युद्ध 1 आया, जिसमें लोग ट्रेंच बना दिए, जमीन के अंदर चले गए। तीसरा विश्व युद्ध 2 में क्या हुआ, वहां पर टैंक आ गए, मोबिलिटी बढ़ गई, एयरफोर्स आ गया। और उसके बाद विश्व युद्ध 2 के बाद इतनी तेजी से ये जो युद्ध का प्रारूप चेंज हुआ है, जो हमारे और आपके समझ के अभी पूरा बाहर समझ में नहीं आ रहा। मैंने भी फौज में 30 साल नौकरी किया, लेकिन जिस दिन से ऑपरेशन सिंदूर में हमारे मिसाइल्स, हमारे अंतरिक्ष के जो लोग हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है, हमारे लॉइटरिंग एम्यूनिशन जो है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है, इतना सुंदर तरीके से काम किया जो मेरी भी समझ के परे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उसके ऑपरेशन रूम में नहीं था, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा हूं। ये सीक्रेसी है। हमारा भारत एक नए 4थे और 5वें प्रजन्म में जो जनरेशन की लड़ाई आज लड़ रहा है। तो हम 4थे और 5वें जनरेशन की जो बात है, वो आपको लोगों को समझना होगा। उस प्रजन्म में हम लोग आ चुके हैं और वो लड़ाइयां हम लड़ रहे हैं। दैट इज पॉइंट। अब एक्सटर्नल इंटेलिजेंस, एक्सटर्नल चुनौतियां, इंटरनल चुनौतियां, ये सब अब फ्यूज हो गई हैं। अब यहां गोलियां नहीं चल रही हैं, इसको हम लोग हाइब्रिड वॉर बोल रहे हैं, और भारत इसके लिए तैयार हो रहा है। वो हाइब्रिड वॉर क्या है, जिसमें बाहर की चुनौतियां और अंदर की चुनौतियां। जो पाकिस्तान करता था, उसने एक बोगी बनाया हुआ था 1998 के बाद, जब से उन्होंने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया कि हम तुम्हें न्यूक्लियर मार देंगे। उन्होंने हमारे यहां आतंकवादियों को भेजा, अपने खुद नहीं लड़ा। तो वो जो सिस्टम था वो इस बार तोड़ दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी इंटेलिजेंस, हमारा जो सैटेलाइट्स है, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, हमारी जो साइबर वॉरफेयर है, ये बहुत ही सच में है। और इंटरनल जहां तक हमारे पास प्रॉब्लम था, आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को देखिए। एक रेड कॉरिडोर जो बन रहा था नेपाल से लेकर नीचे तक चला गया था, छत्तीसगढ़ से होते हुए महाराष्ट्र और हर जगह को, वो आज खत्म हो गया। आज लोग उनकी बातें नहीं कर रहे हैं। आज हमारा देश
एक उन्नति पर है। कैसे संभव हुआ? ये संभव तब हुआ जब हम बाहरी और आंतरिक चुनौतियों को करने के लिए हमारी सेना समक्ष हुई। लेकिन अभी भी खामियां हैं। लेकिन अभी भी जो इंटेलिजेंस, जो आपने पहलगांव में कहा कि हमारी क्या हुआ इंटेलिजेंस का, उसमें इंटेलिजेंस कमियां थी, उसका एक रिव्यू होगा जैसे 1999 में हुआ, इस बार भी रिव्यू करना चाहिए। और हमारी इंटेलिजेंस को जब हम पहले ही दुश्मन के पहले कुछ करें, उनकी थॉट प्रोसेस में घुस के करें तो ये अच्छा है। अभी हमें और भी अलर्ट रहने की जरूरत है। वो अलर्टनेस का मतलब उसका एक हायर प्राइस मतलब फौज तो आपको कोई प्रोडक्शन देती नहीं है, हम तो टैक्स पेयर के मनी पर लड़ते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि हमारे इनोवेशन, हमारी जो आत्मनिर्भरता बढ़े, हमारा डिफेंस पर कम पड़े, और हम लोग, हमारी जो सोच है, हमारी जो इंटेलिजेंस है और भी प्रखर हो, और भी मजबूत हो। इसके पहले कि हमारे जो लोग हैं, जो हम घिरे हुए, जैसे जीभ हमारे दांतों के बीच में, हम लोग भी घिरे हुए हैं। बांग्लादेश अभी नया इमर्ज हो रहा है, लेकिन ये हमें प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्टोपस की तरह है। ऑक्टोपस का माथा कहीं पे हो, आप पाकिस्तान में उसके सारे अंग, अब इजराइल ने करके दिखा दिया। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं 12 फ्रंट पे लड़ रहा हूं। हिंदुस्तान लड़ने को तैयार है, आने वाले लोग जो है लड़ने को तैयार हैं। अब जरूरत यह है कि हमारे इकोनॉमिक जो आर्थिक चीजें हैं वो बढ़ी। यही आज की चीज में हम आपके ये देना चाहते हैं कि हमारे बाहरी और आंतरिक जो चुनौतियां, उससे हमें कोई खतरा नहीं है। कर्नल राजीव श्रीवास्तव ने बड़े अच्छे ढंग से एक मिलिट्री मैन होने के नाते हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है कैसे काम कर रही है, बॉर्डर में हमारी क्या स्थिति है, वस्तु स्थिति क्या है, बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने बताया कि कैसे पिलर लगे हुए हैं, फेंसिंग है। इन सब के बावजूद वहाँ पर एक मिलिट्री भी रहती है। उसका फिर जब बड़ी वार होती है तो फोर्स भी आती है। पाकिस्तान के साथ LOC का भी जिक्र किया उन्होंने, तिब्बत के साथ भी LOC का जिक्र किया, और उन्होंने BSF के अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर बताया, BSF इज वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फौज रहती है उसकी हेल्प के लिए, यानी कई लेयर हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, 9 मई को कैसे ऑपरेशन सिंदूर, कैसे हमने वहाँ पर काम किया, कैसे पहली बार हमने बॉर्डर क्रॉस किया उसको, और युद्ध का जो रूप बदल गया, ये बात बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने बताई कि अब युद्ध का रूप एक तीर वहाँ से चल रहा है, एक तीर वहाँ से चल रहा है, वो नहीं है। अब कौन सा तीर कहाँ से चलेगा कहना मुश्किल है, पता भी नहीं पड़ता। कौन सा मिसाइल कहाँ जाके दिल्ली से रावलपिंडी में जाकर के अटैक करेगा, इसका भी कहना मुश्किल है। और युद्ध का जो रूप बदल गया है, इसलिए हमको अब हाइब्रिड वार हो गई है, इसको बोलते हैं हाइब्रिड वार। तो इंटेलिजेंस की कमी हमारे यहाँ, उन्होंने बताया कई मामले में हमारी इंटेलिजेंस बहुत पीछे रही, और हमको ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। उसके अलावा डिफेंस, हमारी आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है, और इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये कई बातें उन्होंने बताई सजेशन के रूप में। अगर हम चाहते हैं हम सुरक्षित रहें और हमारे बॉर्डर सुरक्षित रहें, तो इंटेलिजेंस को, क्योंकि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, जैसा उन्होंने बताया, भारत ने भी माना कि हाँ इंटेलिजेंस फेलियर हुआ वहाँ पर। पहले इसमें कैसे घुस के आ गए, कैसे लोगों को मार दिया, तो इसमें हमारा इंटेलिजेंस था। उसके पहले RDX कैसे पहुँच गया, RDX कैसे 40 साल में, तो RDX इंटेलिजेंस का ये बातें उन्होंने बताई। तो हम इससे पहले कि हम रामनारायण झा जी से, जो कि एक सिविलियन है, एक कवि हैं, लेखक हैं, उनसे बात करें, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं कितना सुरक्षित है भारत, और ब्रेक में जाने के पहले कर्नल राजीव श्रीवास्तव ने हमारे देश की सीमाओं पर कैसी स्थिति चल रही है, कहाँ हम पीछे हैं, कहाँ हम आगे हैं, कैसे हमारी आज के युद्ध का परिवर्तन हो गया है, उनके तरीकों में परिवर्तन हो गया है, हाइब्रिड वार के रूप में हो गया है, और कैसे इंटेलिजेंस काम करता है, कैसे इंटेलिजेंस में हम कमज़ोर हैं, इन सारी बातों को बड़े खुलासे के साथ दिया उन्होंने। तो आइए हम बात करते हैं श्री रामनारायण झा से। हालांकि वो एक फौजी आदमी नहीं है, लेकिन एक कवि लेखक जो होता है वो भी एक अलर्ट होता है, वो देश का एक जागरूक नागरिक होता है। उसका काम बड़ा ऑब्जर्व करना होता है, कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे पब्लिक रिएक्ट करती है। हमारे देश की पब्लिक, चूँकि इतने बॉर्डर्स हैं, मैंने बताया आपको कैसे कैसे बॉर्डर लगते हैं, हमारे देश की पब्लिक बहुत कॉन्शियस है, जो लोग हैं बहुत कॉन्शियस हैं जो अपने बॉर्डर्स के बारे में। तो रामनारायण झा जी, इस चीज़ को आप कैसे लेते हैं, कैसे आप देश को सुरक्षा के बारे में आपकी विहंगम दृष्टि क्या बोलती है? आज का ये प्रश्न, भारत कितना सुरक्षित है, ये बहुत ही मुख्य प्रश्न है। हम
सुरक्षा को केवल युद्ध के समय नहीं देख सकते। सुरक्षा अलर्ट या हम सुरक्षित हमेशा बने रहें, इस पर हमें ध्यान देना होगा। युद्ध करने के लिए, युद्ध के वार के सिचुएशन के लिए हम तैयार हैं, हमारी सेनाएं तैयार हैं, हमारे तीनों सशस्त्र बल तैयार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम उस स्थिति को मुकाबला करने के लिए सक्षम हैं। किंतु हमें और दूसरी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे कि आतंकवादी घटना, तस्करी, ड्रग्स या नाजायज़ प्रकार से जो माल बॉर्डर क्रॉस करके आते जाते हैं, ये भी हमारी सुरक्षा का एक तंत्र है जिस पर हमको ध्यान देना होगा। असल में अपने भारत के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को अगर हम देखें तो हम देखते हैं जब हम स्वाधीन हुए उसके पहले प्राचीन भारत, ये जितने हमारे बॉर्डर के साथ लगे हुए 7 जो देश हैं, ये सब प्राचीन भारत के अंग ही रहे हैं। और इसके चलते क्या हुआ है कि जो जहाँ जिस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र की आबादी भारत में या दूसरे क्षेत्र में मोटा मोटी खान पान, रहन सहन, भाषा, संस्कृति दोनों का एक है। अगर पंजाब का एक हिस्सा उधर है पाकिस्तान में, तो एक हिस्सा इधर है, लेकिन लोग दोनों मोटा मोटी एक ही भाषा बोलते हैं, खान पान, रहन सहन एक है। इसी तरह से बांग्लादेश को देखिए, दोनों का एक है। तो ये 7 सीमाएं हमारे जो हैं, वो जेहेतु हमारे भारत के अंग ही रहे हैं और आज वे दूसरे देश हो गए हैं, लेकिन वहाँ का कल्चर हमारे कल्चर से बहुत कुछ मिलता जुलता है। और इसका एक यहाँ तक कि कुटुंबीय संबंध भी है। और इसका दुष्परिणाम हमको देखने को मिलता है कि आवागमन में लोग अगर किसी विद्वेष की भावना से अगर अपने देश में आ जाते हैं तो यहाँ घुल मिल जाते हैं और उनको ट्रेस करना, पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो यही भाषा बोलते हैं, यहीं का रहन सहन, उनका चेहरा भाव सब कुछ यहाँ का हो जाता है। क्योंकि है वो दूसरे, वो हमारे एंटी सोशल, एंटी नेशनल काम में लगे हैं, एंटी सोशल काम में लगे हैं, लेकिन उनको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम इन वस्तुओं को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, चिन्हित कर सकते हैं। और यही कारण है कि हमारे प्राय सभी बॉर्डर से तस्करी बहुत होता है, ड्रग्स का मामला आता है। पंजाब तो परेशान है ड्रग्स को लेकर के, पाकिस्तान से ड्रग्स आते हैं, वहाँ का युवा ड्रग्स को लेकर के वहाँ गवर्नमेंट इतना परेशान है जो सब हम लोग जानते हैं। ये चीज़ प्लस स्मगलिंग का सामान, जो चीज़ अपने यहाँ न्याय संगत रूप में आना चाहिए नहीं आता है, बल्कि वो दूसरे रास्ते से देश में घुस जाता है। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए, जैसा कि मैं समझता हूँ, केवल हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सशक्त करने के साथ साथ हमें इस पर भी ध्यान देना होगा। और इसके लिए बहुत सारे सुविधाओं के साथ साथ पब्लिक अवेयरनेस आवश्यक है। हम पेपर, प्रचार और पब्लिक के बीच में जाकर के इन समस्याओं को प्रसारित करें और चिन्हित करें, जो और इसको इस तरह से पब्लिक को समझाएं कि ये हमारे देश के दुश्मन का काम है, हमारे देश के प्रति इनका विद्वेष भावना है, इसको आप राष्ट्र के दुश्मन के रूप में इस चीज़ को लीजिए और इस पर पब्लिक भी जागरूक हो ये इस काम के लिए, जो ऐसा न हो, तब मेरे ख्याल से इस पर कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी तरफ हमारे जो बॉर्डर हैं उस पर जो हमारे कैप्टन साहब ने बहुत सुंदर कहा
जो 4 प्रकार की सीमाएं हैं और 4 प्रकार के फोर्स हैं, और ये सराहनीय काम करते हैं, क्योंकि मरुभूमि में भी हैं वो, ऊंट की सवारी करके और निगरानी करते हैं, जंगल में, पहाड़ में, समुद्र में, सब जगह उनका निगरानी रहता है। लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है जब वार लाइक सिचुएशन नहीं है, उस समय कभी कभी शिथिलता महसूस होता है, और शिथिलता महसूस उसी में दुश्मन जो देश के लोग हैं, जो विद्वेषिक भावना रखते हैं, वो उसमें घुसपैठ की चेष्टा करते हैं, चाहे तस्करी के लिए हो या किसी आतंकवादी कार्य के लिए हो या किसी नाजायज तरीका के लिए हो। तो हमें उस समय के लिए भी माने 24 आवर अलर्टनेस पर ध्यान देना होगा कि क्या एक काम केवल मिलिट्री के ऊपर छोड़ देने से होगा। हम समझते हैं इसके लिए हमारे जो इन्होंने कहा जो गृह मंत्रालय के अंदर में जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और भी एक्जुअली फोर्स है, इनको ज़्यादा ध्यान देखना हो। मिलिट्री को तो हम वार के समय इस्तेमाल करने के लिए जान जी लगा करके वो युद्ध करेंगे, हमारे देश को विजय दिलाएंगे, इसके लिए वो तत्पर है, वो रहते भी हैं। लेकिन उसके बाद जब नॉर्मल सिचुएशन होता है, शांति का समय होता है, इस समय हमको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और उस समय ज़्यादा ध्यान दे करके हमको अलर्ट रखना होगा कि हम उस समय अपने बॉर्डर को कितना सुरक्षित रख सकते हैं, और बॉर्डर के अंदर जो लोग आ जाते हैं उन पर निगरानी करने के लिए सिविल सोसाइटी के लोग को उसमें इन्वॉल्व करके उनके ऊपर भी दायित्व दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि यह काम कुछ दिनों का नहीं है, इसके लिए हमारे सरकार को एक प्लानिंग के अंदर में, एक बृहद प्लानिंग करना, जो पूरा वर्ष काम करे, इस तरह से चिंता लेकर के एक डिपार्टमेंट हो, एक प्लानिंग हो, जिसमें कि मिलिट्री के लोग रहें, सिविल सोसाइटी के लोग रहें, मीडिया के लोग रहें, उनसे सजेशन एडवाइस लेकर के कहाँ निगरानी हो रहा है, कहाँ क्या जरूरी है, इन सारी समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करके और तब उसको निकाला जाए जो क्या जरूरी है, कहाँ जरूरी है, और उस तरह से हम सिविलियन को इन्वॉल्व करके उनके ऊपर दायित्व दे करके और तब इसमें कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री रामनारायण झा ने जो उनका मेन मकसद था कहने का, जो मेन मुख्य केंद्र बिंदु था, वो ये था कि सिर्फ मिलिट्री के भरोसे, सिर्फ फौज के भरोसे इतने बड़े बॉर्डर्स की निगरानी नहीं हो सकती। मिलिट्री अपना काम करती है, ताकत दिखाती है, शौर्य है उनमें, बहुत बड़ा काम किया है मिलिट्री ने हमारे यहाँ, आज से नहीं, जब से गठन हुआ मिलिट्री का तब से कर रही है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा दायित्व आम नागरिकों पर भी है। उन्होंने बताया हमारे जो देश में जो 7 देश जिनके साथ हमारे बॉर्डर मिलते हैं, वो हमारे ही एक अंग हैं। वो देखने में वो हमारे जैसे ही हैं। आज पाकिस्तान के लोग देखने में हमसे अलग नहीं हैं, बांग्लादेश के लोग हमसे अलग नहीं हैं, चीन के लोग थोड़े से अलग हो सकते हैं, लेकिन तिब्बतियन जो हमारा जो बॉर्डर तिब्बत के उससे नेपाल के लोग से काफ़ी मिलता जुलता है, उत्तर भारत में है। तो इससे एक नुकसान हमारा ये होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि कौन भारत का है, कौन विदेशी है। और जब वो भारत में रहते हैं तो हमसे मिल जाते हैं, तो सब ब्रॉड इंडियंस हैं, इंडियन की तरह दिखने में होता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हों। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे हमसे घुल मिल जाते हैं और बड़ा उनको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। ये एक खास उन्होंने बताई। इसलिए उन्होंने कहा कि चाहे पहाड़ हो, रेगिस्तान है, जंगल है, नदी है, सब में जो है चीज़ें हमको अलर्ट रखना पड़ता है। नदी भी बहुत, बॉर्डर्स के पास नदी है, खासकर बांग्लादेश के साथ तो हम फेंस लगा नहीं सकते सारी जगह, क्योंकि वहाँ नदियाँ हैं। उन्होंने कहा कि शांति के समय, सिर्फ वार के समय इस पर कॉन्शसनेस की जरूरत नहीं है। शांति के समय जब युद्ध नहीं हो रहा है तभी भी एक साइलेंटली चीज़ें हो सकती है, इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। युद्ध के शांति के समय को भी निगरानी बहुत चाहिए, और एक अच्छी सिविल सोसाइटी इतने बड़े देश के लिए चाहिए। निगरानी को और व्यापक बनाना पड़ेगा, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे पुरुष हों, चाहे महिला, उनको कंट्री के इस मामले में बहुत ही निगरानी रखनी पड़ेगी कि हमारे पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो हमारे कई दूसरे देश से आकर के छिपा हुआ हो। ऐसा मिलते हैं
खासकर भी बांग्लादेशी कलकत्ते में बहुत जगह पकड़े जाते हैं वो। ये एक व्यापक जो उनकी व्यापकता है, इस सब्जेक्ट की जो विषय की व्यापकता है, उसकी ओर श्री रामनारायण झा ने हमारा ध्यान आकर्षित किया। इस प्रकार हमने एक मिलिट्री के आदमी से बात की, एक सिविलियन सोसाइटी के महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात की। इसके बाद हम एक एनसीसी की सीनियर ऑफिसर से बात करेंगे। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं कितना सुरक्षित है भारत, और ब्रेक में जाने के पहले श्री रामनारायण झा और उसके पहले कर्नल राजीव श्रीवास्तव ने इस बारे में, इस मुद्दे पर कई बातें हमारे सामने रखी, हमको जागरूक किया, हमारे ज्ञानवर्धन किया हमारा। अब बात करते हैं हम लोग लेफ्टिनेंट डॉक्टर विभा समझदार से, जिनके बारे में मैंने बताया था कि वह एनसीसी की एसोसिएट प्रोफेसर है और सोशियोलॉजी पढ़ाती हैं सुरेंद्रनाथ कॉलेज में। यानी एनसीसी में भी प्रमुख और एजुकेशन के मामले में भी वो अपना एक हस्तक्षेप रखती हैं। और इनको इसी साल में बेस्ट अवार्ड भी मिला था, एनसीसी ऑफिसर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिला था। बहुत बड़ा पुरस्कार, बहुत बड़ा सम्मान है। हम उनसे चाहेंगे कि चूँकि आपके पास आप प्रोफेसर भी हैं, लोग एजुकेट भी करते हैं, सोशियोलॉजी में एजुकेट करते हैं, जिनका अभी रामनारायण झा जी ने जिक्र किया, और एनसीसी है। पहले तो मैं चाहूँगा संक्षेप में हम ये बताइए कि वार के समय एनसीसी का क्या रोल होता है, पहला। दूसरा है कि हमारी सीमाओं को सुरक्षा रखने में एनसीसी कहाँ तक कामयाब हुई है, और आपका व्यक्तिगत मत क्या है, हमारे बॉर्डर कहाँ तक सुरक्षित है। विभा जी। नमस्कार। सबसे पहले मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक इतना पर्टिनेंट इशू जिसको आपने अराइज किया है, इतना अच्छा एक विषय है जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और मैं पूरी तरीके से कर्नल श्रीवास्तव और झा सर से सहमत रखती हूँ इन्होंने जो भी कहा। सबसे पहले मैं इस बात से शुरू करना चाहती हूँ कि हम जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं, सबसे ज्यादा हम लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना के साथ करते हैं। तो ये इसके अलावा भी जो भी देश है, तो पूरा 15,200 किलोमीटर के लगभग हम लोग पूरा इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये इसमें जो लगभग 6,300 किलोमीटर लैंड बॉर्डर है, वो ज्यादातर बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ हम शेयर करते हैं। और आप सबको जान के हैरानी होगी एक फैक्ट, इसमें मतलब ये दो बॉर्डर्स में 193 बटालियंस और 2,70,000 से भी ज्यादा बीएसएफ पर्सनल इन्वॉल्व है हमारी सुरक्षा के लिए। और इसके अलावा भी मतलब जहां पे फेंसिंग, ट्रेडिशनल फेंसिंग पॉसिबल नहीं है, वो जगह भी, जैसे आपने अभी कहा कि रिवर राइन एरियाज है, मैनग्रोव्स है, फॉरेस्ट है। जैसे मैं अगर हमारे वेस्ट बंगाल के सुंदरबन एरिया के बारे में कहूं कि जहां पे फेंसिंग पॉसिबल नहीं है, हमारी मतलब सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, बीएसएफ इतनी ज्यादा मतलब अपडेटेड है कि यहाँ भी हम लोग सर्वेलेंस कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा। किसके साथ? सेंसर लगाया गया है, नाइट विजन कैमरास लगाए गए हैं, रडार्स लगाए गए हैं, ड्रोन्स लगाए गए हैं। और तो और जो सुंदरबन एरियाज है, वहां पे 7 फ्लोटिंग चेक पोस्ट, जो आउटपोस्ट होते हैं, उसके द्वारा पेट्रोलिंग और गार्ड बहुत अच्छी तरीके से दी जा रही है। और ऐसे 600 एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है जो पैचेस है, मतलब वल्नरेबल पैचेस है जहां पे पॉसिबल नहीं है। ये एरियाज में भी हम लोग सर्वेलेंस करते हैं। ये फ्लोटिंग जो सर्वेलेंस होता है, ये पूरी तरीके से इंटेलिजेंस इसको टेक केयर करती है, और ये वेस्ट बंगाल पुलिस के साथ मिलके करती है। सो दिस इज अ वेरी सीमलेस कोऑर्डिनेशन बिटवीन बीएसएफ, वेस्ट बंगाल पुलिस और सभी एजेंसियां बहुत सीमलेसली एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रही है हमारे देश की सुरक्षा के लिए। चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे वो आईएनए हो, चाहे वो आसाम राइफल्स हो, बीएसएफ हो, या तो फिर इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस है। स्पेशली मैं इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस के बारे में बोलना चाहती हूँ
ये लोग स्पेशली हमारा जो म्यांमार बॉर्डर है या चाइना बॉर्डर है, जो कि मतलब या तो फिर लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश के एरियाज में या नॉर्थ ईस्ट में ये लोग जहाँ पे डिप्लॉयड होते हैं, तो वो एरिया में ये लोग मतलब इतने स्पेसिफिकली स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इनको मिलती है कि ये चैलेंजेस को हैंडल करने के साथ साथ ये डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पे हम लोगों की, जैसे कि अभी झा सर बता रहे थे कि कैसे पब्लिक अवेयरनेस, मैं एनसीसी के मुद्दे पे आती हूँ, तो पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमारे बीएसएफ और डिफेंस सर्विसेज ने मिलके वीडीएस का उद्घाटन किया है। वीडीएस है विलेज डिफेंस गार्ड। ये क्या है कि जो विलेजर्स है, जो बॉर्डर एरिया के आसपास रहते हैं, इनको, इनमें से ही कुछ चुनिंदा विलेजर्स को जो वॉलेंटरी है, जो जिनको मतलब समझाया जा सकता है, इनको आगे लाके इनको इनके बारे में लाइक मॉक ड्रिल्स या तो फिर फायर वेपन को कैसे हैंडल कर सकते हैं या ड्रोन एक्टिविटीज को कैसे हैंडल करके ऑथोरिटीज को इन्फॉर्म कर सकते हैं, कैसे ऑथोरिटीज को बता सकते हैं कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है या तो कोई फिर थ्रेट है, तो किस किस सिचुएशन में अलर्ट हो सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सिचुएशनल अवेयरनेस। तो ये सिचुएशनल अवेयरनेस पब्लिक ही दे सकती है। जैसा कि इन दोनों ने ही कहा कि सिर्फ बीएसएफ या फिर आईटी मतलब इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस या डिफेंस का ही काम नहीं है, तो ये पब्लिक अवेयरनेस हम लोग ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बंगाल बॉर्डर की अगर बात करें तो वहां पे नदिया 24 परगना में अभी फिलहाल बहुत सारे डेवलपमेंट अवेयरनेस, कम्युनिटी डेवलपमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहे हैं, जिसमें यूथ का एक बहुत बड़ा रोल है। और हमारे एनसीसी जो लार्जेस्ट वॉलेंटरी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है, जहां पे 20 लाख अराउंड कैडेट्स है, इनको हम हर ट्रेनिंग के साथ साथ अभी अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेन करने के लिए ड्रोन हैंडलिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजीज, ये सब के बारे में भी अवेयर किया जा रहा है। इनको विजिलेंट ऑफिसर्स के रूप में बहुत सारे एरियाज में लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए रखा जा रहा है कि कोई भी सिचुएशन में मतलब बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, पैनिक नहीं फैलाना है, सिचुएशन को समझ के पॉसिबल थ्रेट को आइडेंटिफाई करके ऑथोरिटीज को कैसे इन्फॉर्म करना है, जो कि एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। और ज्यादातर यूथ को हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं इन विलेजर्स को अवेयर करने में। तो इसके लिए अवेयरनेस फैलाने में या कम्युनिटी डेवलपमेंट में इन लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। हम लोग डायरेक्ट तो इनको वॉर में या फील्ड में हम लोग नहीं लेके जा सकते, लेकिन हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एनसीसी कैडेट्स को हमेशा हम लोग ट्रेन करके इन विलेजेस के ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर कोई भी पॉसिबल थ्रेट या चैलेंजेस हुआ, अगर मैन मेड डिजास्टर होता है टेररिस्ट एक्टिविटीज को जैसे या कोई भी, तो इसमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हम लोग कुछ हद तक एनसीसी कैडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये इन बारे में पब्लिक को भी बहुत ज्यादा अवेयर होना है, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पॉसिबल इंटरनल थ्रेट्स को हम पहचानें। उसके लिए हमारी जो इंटीग्रिटी है, हमारी जो यूनिटी है, इनको हम लोग पहचानें और सारे रिलीजन को हम लोग रेस्पेक्ट करें, जो नेशनल सिंबल्स है उसको हम लोग रेस्पेक्ट करें, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग मतलब ठीक तरीके से यूज करें, और जो मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स है, सोशल वेलबीइंग है, इसमें सब कोई पार्टिसिपेट करे, जिसमें एनसीसी कैडेट्स हमेशा आगे रहते हैं। तो इसके साथ क्या होगा, ये जो इंटीग्रिटी और यूनिटी है, इसका जो वैल्यू है, इसको हम लोग अपहोल्ड कर सकेंगे ज्यादा से ज्यादा। लेफ्टिनेंट विभा समझदार जी ने एक हमारी अवेयरनेस को, हमारे इस सब्जेक्ट को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया एनसीसी का क्या रोल है, जो मैंने सवाल उठाया था। उन्होंने कहा जो सिक्योरिटी, ड्रोन वगैरह की सिक्योरिटी है या लोगों को देखना है, कहीं जहाँ नदियाँ हैं वहाँ फ्लोटिंग है, बीएसएफ के साथ वेस्ट बंगाल पुलिस में मिलकर काम करती है। डिजास्टर मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि डिजास्टर को बाढ़ आ जाती है, कई बार को घटनाएं घट जाती है, प्राकृतिक घटनाएं, जंगल भी हैं, तो उसके लिए भी उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। उनको
देखने के लिए, उनको वॉच करने के लिए और वहाँ ऑपरेशन के लिए एनसीसी का काम होता है। उनका मॉक ड्रिल करते हैं, फायर केस में क्या करना चाहिए, ड्रोन के साथ क्या कैसे हम करें, सिचुएशनल अवेयरनेस जिनका नाम दिया, सिचुएशनल अवेयरनेस जो है ये फैलाने का काम एनसीसी करती है। वह विजिलेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो एक मदद करते हैं जिससे कोई पैनिक नहीं हो, क्योंकि पैनिक में बहुत नुकसान होता है कि कहीं कुछ बम गिरा नहीं है, आवाज़ हुई किसी और को लेकर तो उससे बम गिर गया, लोग भाग जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए ये बहुत काम होता है एनसीसी वगैरह का। उन्होंने कहा कि जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उनको देखना, नेचुरल इंटीग्रेशन देखना, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन भी ज़रूरी है कि हम हमारे देश में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, उनको रिलीजन को रिस्पेक्ट करें। वरना कोई दंगा भी हो सकता है, फसाद हो सकता है। ये बहुत डेलिकेट चीज़ है जिनको देखना, करना, ऑपरेट करना, ये एनसीसी काम करती है। इस प्रकार उन्होंने बताया कि इतने महत्वपूर्ण मामले में नेशनल हमारी सिक्योरिटी फोर्स के लिए, कंट्री सिक्योरिटी के एनसीसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक अहम रोल अदा कर रही है, ये बताया मैडम विभा समझदार जी ने। इस प्रकार हमने एक मिलिट्री मैन से बात की, हमने एक साहित्यकार लेखक से, एक जागरूक नागरिक से बात की, एक एनसीसी के कैडर से बात की। हम इन तीनों से बात करने के बाद हम कुछ और अन्य बिंदुओं पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं कितना सुरक्षित है भारत, और हमारे तीनों प्रतिभागी ने, कर्नल राजीव श्रीवास्तव जी ने, रामनारायण झा जी ने और मैडम लेफ्टिनेंट डॉक्टर विभा समझदार ने इस पर काफ़ी चर्चा की, कुछ पॉइंट्स रेज किए। ये मामूली चीज़ें बहुत व्यापक सवाल है, इनके एक दो बिंदुओं पर हम और बातचीत करेंगे। हम शुरुआत करते हैं राजीव श्रीवास्तव से। राजीव जी, ये जो आजकल सोशल मीडिया का मामला है, आज न्यूक्लियर थ्रेट का मामला है, ये सारी चीज़ें हैं, इनको कैसे अवेयरनेस किया जाए इनके बारे में, इसके बारे में क्या सुझाव आपके, और एक दो पॉइंट्स जो भी हैं बहुत संक्षेप में। देखिए, ये जो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर है, ये समाज को बदल रहे हैं। आप अपने आसपास देखिए, अधिकांश युवा जो है रात को जागते हैं, दिन में सो जाते हैं। यहाँ पर डीप फेक और टूल किट के मदद से एक नैरेटिव बिल्डअप किया जाए जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा रोल है, और वो जो है हमारी माइंड इज द टारगेट नाउ एंड माइंड इज द वेपन। यहां पर कोई गोलियां नहीं चलती, उसके पहले आदमी धराशायी है। तो ये बहुत सीरियस चुनौती है हमारे लिए, नहीं पूरी वैश्विक चुनौती है। नंबर 1, आपने न्यूक्लियर की बात करी। प्रधानमंत्री हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि शायद हमलावर हमारे को 10 लाख 15 लाख आदमियों को एक बार मार देंगे, लेकिन हमारा जो पलट मुकाबला होगा उसमें उस हमलावर का पूरा इस दुनिया के नक्शे से मिट जाएंगे। तो हमें न्यूक्लियर चुनौती जो अभी तक सुप्त थी, शायद सरकार, हम इस बात को हम पब्लिक में बोलना नहीं चाहते हैं, बट हम लोग उसकी तैयारी S-400 और एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर कर रहे हैं। जो सच बात है, जो ऑप सिंदूर में भी देखने को मिला कि पाकिस्तान के कई जगह खत्म हो गए। तीसरा, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से हमारी सामाजिक जो समरसता है, धार्मिक समरसता, उसको तंग करने की कोशिश की, उनको मिलाने की कोशिश की जा रही है, वो बहुत बड़ी चुनौती है। चौथा, एक जो सरकारी सुरक्षा तंत्र में जो शिथिलता है, जिसकी बात हम और आप सब कर रहे हैं, वो शिथिलता बिल्कुल सही है। उसको कैसे क्या, अमेरिका ने भी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी खोला है, तो हमें भी ये देखने की जरूरत है कि वो कैसे हम लोग कर सकते हैं। बात बिल्कुल सही है, बॉर्डर पे जो लगे हुए हैं, अभी भी बोला गया 75 साल बाद वहां स्मगलिंग हो रही है और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो रही है, ये संभव नहीं है। इसका मतलब उस शिथिलता को दूर करनी है। पांचवा, धन। हर एक चीज के लिए हमें धन की जरूरत है, आत्मनिर्भरता की जरूरत है। आज हमारा भारत, हमारे शिप जो है, हमारे मिसाइल जो है, अब वो निर्यात कर रहा है, जिससे एक बहुत अच्छा धन उपार्जन हो रहा है जो पहले नहीं था। इसी चीज को हमको और बढ़ाना है, R&D करनी है। देखिए, हमारे जो आजकल UAV हैं, जो हमारे ड्रोन्स हैं, वो भारत में निर्मित हो रहे हैं, और हमें पूरा हमारे जो अंतरिक्ष में जो हमारे उपग्रह जा रहे हैं, हमारे रॉकेट जा रहे हैं, हमारी जितनी भी चीजें भी फैल रही हैं, जिसमें हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहना है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए भारतीयों को, हमारी जो लोग यूनिफॉर्म में, उनके लिए तो सरदार ठीक है, लेकिन जो साइंटिस्ट और आप जैसे लोग जो जागरूकता पैदा करते हैं, उनका रोल और बढ़ गया है। हाँ जी, बहुत सी बातें उठी हैं, इनको आप जैसे व्यक्ति जो गद्य से या पद्य से या साहित्य से, इसका भी हमारी जब देश की आज़ादी की लड़ाई हुई थी तो साहित्यकारों ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। आज जब शांति है, लेकिन इस तरह की जो हमारे बॉर्डर्स पर सिक्योरिटीज है, संक्षेप में हम जानना चाहते हैं आपका क्या सुझाव है।
साहित्यकारों का आज के समय में बहुत बड़ा रोल है, और वह रोल इस रूप में है कि हम सच्ची राष्ट्रभक्ति का गुणगान करें और उसका प्रचार करें। हम अपने जन साधारण को यह इस तरह का संदेश दें कि राष्ट्र और समाज ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर समाज सुचारू रूप से जागृत होगा, संगठित होगा और अपने भविष्य की चिंता करेगा, वैज्ञानिक पद्धति की चिंता करेगा, तभी हमारा राष्ट्र भी सबल राष्ट्र बन सकता है। हम जो मिलिट्री पावर हमारे जो हैं उसके लिए हमारा रिसर्च होगा, हम करते रहेंगे, हमारे डिपार्ट हैं, बहुत बड़े डिपार्ट हैं, आवश्यक धन भी हम वहाँ खर्चा करेंगे। किंतु दूसरी जगह जहाँ की सिविल सोसाइटीज का संबंध हो जाता है, जैसे कि मैडम ने एनसीसी की बात कही, हमें याद है हम लोग जब पढ़ते थे तो स्कूल कॉलेजों में एनसीसी सिखलाया जाता था। पता नहीं अभी प्राइवेट जो स्कूल कॉलेज और स्कूल्स हैं वहाँ एनसीसी है कि नहीं, स्काउट है कि नहीं। अगर ये आप नहीं दीजिएगा तो लड़कों में देश राष्ट्र के प्रति जो उसका राष्ट्र भक्ति कहाँ से उत्पन्न होगा। एक लड़के को अगर आप मिलिट्री ट्रेनिंग भी नहीं देते हैं, अपने यहाँ तो मिलिट्री ट्रेनिंग जैसे कि दूसरे देश में सुनते हैं कि अनिवार्य स्कूल में मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाता है लड़कों को, अपने यहाँ तो एसीसी स्काउट भी अगर नहीं एसेंशियल कीजिएगा तो राष्ट्रभक्ति आएगा कहाँ से। कर्नल साहब ठीक ही कहा, जो तो यूट्यूब देखेगा, उल्टा पुल्टा चीज देखेगा, उसके अंदर वह जागृति ही नहीं। जिस संस्कार की बात कर वो संस्कार तो राष्ट्रभक्ति का संस्कार आता नहीं है, वो तो चला जाएगा दूसरे जगह उल्टा पुल्टा चीज करके उसका माथा होगा। लेकिन सबसे स्कूल सिस्टम में ये बहुत आवश्यक है कि एसएससी, एनसीसी, स्काउटिंग या सिविल डिफेंस का एक कार्यक्रम होना चाहिए जो कम से कम यंग जनरेशन में इस तरह का भावना हो, समाज के प्रति दायित्व हो, राष्ट्र के प्रति दायित्व हो और मानवता के प्रति दायित्व हो, तभी हम एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में। विभा जी, आप पूरे बातचीत को 1 या 2 मिनट में कैसे कंक्लूड करेंगे, उपसंहार कैसे करेंगे, हम ये जानना चाहते हैं आपसे। पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि पूरा ये जो सिस्टम है, जो बॉर्डर मैनेजमेंट का एक इंटीग्रेटेड यूनिफाइड सिस्टम अगर हो जाए कि वन टेक डिवाइस कमांड के अंदर, तो मतलब कोई भी ऑफिसर के पास या किसी के पास भी सीज करने का, अरेस्ट करने का लाइसेंस होगा। सो एक यूनिफाइड अगर इंटीग्रेटेड सिस्टम हो तो बहुत बेहतर है। दिस इज जस्ट अ थॉट। और एज एन एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, जहां सर से मैं, कर्नल सर से पूरी तरह सहमत हूं। और आखिरी में मैं यही 3 पॉइंट बोलना चाहती हूं कि जो एनसीसी के बच्चे हैं, अगर स्कूल कॉलेजेस में एनसीसी है, किसी देश में जैसे रशिया, तो वहां पे ये कंपलसरी है, एनसीसी में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाता है। मैं बताऊं, इजराइल में मिलिट्री ट्रेनिंग इज कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। इजराइल में है। यस सर। सो अगर तो ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज या इनफिल्ट्रेशंस, अनऑथराइज्ड एंट्री, ये इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, इसके बिकॉज यूज आर चैनलाइज्ड इन दैट वे। ये दिस यूथ आर बहुत एक्टिव है, इसमें बहुत सारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, उनको हमको प्रॉपर वे में चैनलाइज करना होगा। उसके लिए उनका द नोशन ऑफ पैट्रियटिज्म, नोशन ऑफ नेशनलिज्म, उसके अंदर ब्रदरहुड, इंटीग्रिटी, ये सारी क्वालिटीज यूथ में इनकलकेट करने के लिए पूरे स्कूल और कॉलेजेस में एनसीसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन को कंपलसरी करना चाहिए, ताकि देश के प्रति इनका वो फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म, ब्रदरहुड आए। और इसके साथ साथ हम इन लोगों को इतना ज्यादा प्रोत्साहित कर सके कि सब मिलके कम्युनिटी डेवलपमेंट में, सोशल वेलबीइंग में सब मिलके काम कर सके, अपार्ट फ्रॉम ऑल, मतलब कोई रिलीजियन का बैरियर नहीं, कोई रीजियनिज्म के नाम पे जो आंचलिकतावाद है, जिसके वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम, हमारे पास एक्सटर्नल थ्रेट्स तो है, उसके साथ साथ इंटरनल प्रॉब्लम्स भी है। तो इंटरनल प्रॉब्लम्स वो अगर नहीं हो तो हम एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स को या थ्रेट्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो ये इंटरनल
थ्रेड्स को बंद किया जा सकता है सिर्फ यूथ को प्रॉपर वे में चैनलाइज करके, ताकि ये लोग ज्यादा से ज्यादा सारे रिलीजन को रेस्पेक्ट करें, कम्युनिटी डेवलपमेंट में बढ़ चढ़ के आगे आए, सोशल वेलबीइंग के बारे में सोचे, नेशनल सिंबल्स को रेस्पेक्ट करे, इनके जो मॉरल और बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अपने देश के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने नेबर्स के लिए, उसका सही तरीके से मान्यता करे, तभी हमारा देश महान है और ज्यादा महान रहेगा। क्योंकि हर सरहद के हर एक कोने में बसी है हर देशवासी की धड़कन, और इस देश के लिए अर्पण है हमारा दिल और जा, पूरी तरह से समर्पण। थैंक यू। कितना सुरक्षित है भारत, इस बहुत ही महत्वपूर्ण, संवेदनशील और आज के समय में एक बहुत ही राष्ट्रीय सवाल जो है, उस पर हमारे तीनों प्रतिभागियों ने, कर्नल राजीव श्रीवास्तव, श्री रामनारायण झा और मैडम लेफ्टिनेंट डॉक्टर विभा समझदार ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया, हमारे दर्शकों को समझाया कि हमारे जो बॉर्डर्स को में सुरक्षा की क्या स्थिति है, उनको और अधिक सुरक्षा उनके कैसे सुदृढ़ की जा सकती है, इसकी सुरक्षा सुदृढ़ करने में किस एजेंसी का क्या रोल है, एनसीसी का क्या रोल है, बीएसएफ का क्या रोल है, इंडो तिब्बतियन फोर्स का क्या रोल है, इनको बहुत अच्छे ढंग से सुझाया। मैं समझता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं उनके ज्ञान में वृद्धि हुई, उनको बहुत जानकारी मिली होगी और उनकी जो पहले से जानकारी थी वो और सुदृढ़ हुई होगी। हम बहुत आभारी हैं कर्नल राजीव श्रीवास्तव जी के, श्री रामनारायण झा के और लेफ्टिनेंट डॉक्टर विभा समझदार के, जिन्होंने इस विषय पर बातचीत की, परिचर्चा की और हमारे दर्शकों के ज्ञान को वृद्धि की। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, हम किसी नए विषय के साथ और नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। और इससे पहले कि हम आज के समापन करें, हम चाहते हैं अगर आप में भी अगर किसी मामले में कोई राय रखते हो, हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है ताज़ा टीवी 37 शेक्सपियर सरणी, कलकत्ता 17। आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का पता है response@gmail.com। हम अगले हफ्ते फिर मिल रहे हैं आपसे नए विषय के साथ और नए प्रतिभागियों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।